आज सुनिए हिंदी की प्रवासी भारतीय लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी नया मोड़। तो शुरू करते हैं कहानी नया मोड़। कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो इलाके में दूर तक पसरी हुई सिलिकॉन वैली को ममता चुपचाप एकटक देख रही थी। तापमान उस दिन मॉडरेट था, अतः वो बाहर कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। घर में उस दिन वो बिल्कुल अकेली थी। घर में रौनक नहीं थी, कारण बच्चे भी हर रोज़ की भांति अपने स्कूल गए हुए थे। ऑनलाइन क्लास अब बंद हो चुका था। पति अपने भारतीय मित्रों से गपशप करने पास के पार्क में चले गए थे। लंबे समय बाद मास्क पहनकर कभी कदार पार्क की तरफ निकल जाते थे और बेटा बहू अपने अपने काम में जुटे थे। समय गुजारने के लिए ममता ने एक ऊनी टोपी बुनना शुरू किया था, जिसे वो शीघ्रता से बुनती जा रही थी। ममता सोचने लगी, हर वर्ष वो भारत जाया करती थी, पर इस बार लगभग 3 वर्ष हो गए जाना नहीं हो पाया। मन कचोट रहा था। कभी परिस्थिति अनुकूल न रही, कभी उसकी खुद की सेहत और कभी पति की। इसी बीच एक नई महामारी विश्व भर में आ टपकी कि सफ़र पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया गया। ममता सोचने लगी, यह भी एक विचित्र बीमारी है जो अचानक इस तरह आ धमकी कि घर से बाहर न निकलने का आदेश भी जारी हो गया, जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबके भले के लिए जारी किया गया था। पुरुष कब घर में कैद रहना स्वीकार करता। कुछ आदेश को मान रहे थे तो कुछ विरोध कर मनमानी पर उतर रहे थे। ममता का मन खिन्न हो रहा था। अकेले में अक्सर अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। लोग कहते हैं अतीत को पलट कर नहीं देखना चाहिए, पर अतीत जीवन का मुख्य हिस्सा होता है जो सिर्फ अपना होता है। सुख दुख, सरलता एवं जटिलता भरे मानव जीवन का अद्भुत अनुभव, अनेक लोगों से संपर्क का सुख दुख, सब कुछ तो अतीत में कैद रहता है। पटना की जमीन में दबा उसके बचपन से लेकर युवावस्था तक का संपूर्ण समय ममता की धरोहर है। मन विकल था अतीत को एक बार पाने के लिए। तभी अनायास एक प्यारी सी कमसिन का चेहरा चमक कर आंखों के सामने लहराने लगा। इतने दिनों बाद भी उसका श्यामल सरल निश्चल चेहरा ममता भूली नहीं थी। अपनी जिम्मेदारी की धुन में इस तरह लिपटी हुई थी कि अन्य बातों तथा यूं कहें कि बहुत कुछ पीछे छोड़ती चली गई थी, जो कुछ धूमिल हो गई थी। आज ममता को अचानक वो षोडशी इस तरह याद आई जैसे बादलों के बीच बिजली की चमक। ममता के पिता बिहार में सरकारी पदाधिकारी थे और नौकरी में स्थानांतरण भी होता रहता था। तो मानी बात है, बहुत स्थानों की जानकारी ममता को थी। तरह तरह के लोगों के संपर्क में भी आई। इसी कारण अनुभव की भी वो धनी थी। ममता अब उसी के विषय में सोचने लगी। इतने वर्ष गुजर गए, अब तो वो प्रौढ़ हो चुकी होगी। ममता को खुद पर हंसी आने लगी। जिसे वो याद कर रही थी, आज अगर सामना हो जाए तो एक दूसरे के लिए एक अजनबी बनकर ही रह जाएंगे। बदलाव तो निश्चित रूप से आ गया होगा। वो नन्ही बच्ची गोद में उसके थी, वो भी अब तक गृहस्थिन बन गई होगी, अवश्य ही अब तक। ममता टोपी बुनती जा रही थी और मन भी उसी रफ्तार से तरह तरह की बातें सोचता जा रहा था। उस भोली सी षोडशी का नाम दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी ममता को याद ही नहीं आ रहा था। 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में मातृत्व की बात केवल कहानियों और उपन्यासों में ही पढ़ा था। साक्षात पहली बार हुआ जब वो कुछ महिलाओं के संग घर पर आई थी। उसे देखकर अनुमान लगाया कि इनमें से किसी की बेटी होगी, पर यह सच नहीं था। वो उन्हीं महिलाओं में से एक की छोटी बहन थी। ममता उस कमसिन लड़की की बेटी को भी याद करने लगी, जो उस समय सबको देखकर किलकारियां मारकर केवल खुश होना जानती थी। उस अबोध के लिए दुनिया की पहचान अभी बाकी थी, जिससे उसे गुजरना था। ममता ने पुनः सोचा, और उसकी बेटी को क्या उज्जवल भविष्य मिला होगा? कहाँ होगी? उसके पति ने दूसरे की बच्ची को स्वीकार कर अपना नाम दिया था, जो उस जमाने में बहुत हिम्मत का काम था। ममता ने खुद से प्रश्न किया, क्या प्यार अपनत्व का रिश्ता भी निभा पाया होगा? नाम देने और किसी और की अमानत से रिश्ता निभाने में अंतर होता है। एक पल के लिए मन में एक शंका आई, पर ममता ने उसी क्षण उसे नज़रअंदाज कर दिया। सोचने का क्या फ़ायदा, बस एक ख्याल आ गया था। उसका और ममता का प्रथम परिचय ज्यों का त्यों एक उसे आज तक याद है। ममता को तो ये भी अच्छी तरह याद है कि हल्के नींबू रंग की साड़ी में उसके गेहूं काया कितनी खिली लग रही थी, पर आंखें उदास थीं।
ममता ने अपनी अद्भुत फोटोजेनिक याददाश्त के जरिए एक बार फिर याद किया था उसे वैसे ही जैसे पहली बार मिली थी। कुछ सकुचाई सी, लज्जायुक्त भंगिमा, गोद में एक बच्ची, सब महिलाओं से अलग थी। तभी तो ममता की नज़र टिकी थी उस पर। पटना शहर छोड़कर ममता को धनबाद के इस ब्लॉक में आए हुए कुछ दिवस ही हुए थे कि पास पड़ोस की कुछ महिलाएं मिलने आईं। कुछ ब्लॉक ऑफिस के कर्मचारियों की धर्मपत्नियां थीं, कुछ उनकी भी पड़ोसन। उन दिनों पहले से सूचना देकर किसी के घर आने जाने की प्रथा नहीं थी। अचानक 7-8 की संख्या में आए लोगों को देखकर ममता की मम्मी सहजता का अनुभव नहीं कर रही थी, पर अपने भाव छिपा ले गईं। ममता ने भांप लिया था। आपसी परिचय के पश्चात चाय पानी की औपचारिकता समाप्त हुई। गपशप का सिलसिला जारी था, पर ममता की निगाह बारंबार उस षोडशी पर टिक रही थी जो महज 8 महीने की बच्ची की माँ थी। वो अपनी बड़ी बहन के घर रहती थी। ममता को उसका उस दिन इतना ही बस परिचय मिला था। कुछ विशेष था उसमें जो वो समझ नहीं पा रही थी, पर उठती गिरती पलकों के भारीपन में कुछ तो संकेत था। कुछ महीनों के अंतराल एक दिन वो ममता को अपने घर ले गई। जब घर के पिछले दरवाजे से निकलकर ममता बाहर शाम की ताज़ी हवा में घूम रही थी। बड़ी बहन के साथ रहने वाली घर के पिछले हिस्से में नौकरों की खातिर बने कमरे में आखिर क्यों रहती थी? मात्र इस बात ने आशंकित कर दिया, पर कुछ पूछना उचित नहीं था। कितना जानती ही थी वो मुझे। मेरा मानना था कि भरोसा किसी पर जल्दी नहीं करना चाहिए, तो उसने भी पहले नहीं किया था, जो मुझे अच्छा लगा था। धीरे धीरे जैसे जैसे ममता के पास आती गई, मन की परत भी वैसे वैसे खुलने लगी। वो एक साधारण कुल में जन्मी थी। उसके परिवार में 2 बड़े भाई और 3 बहनें थीं। माता पिता गांव में रहकर जमीन जायदाद की देखरेख करते थे। बोकारो में वो सबसे बड़े भाई के पास रहकर पढ़ाई करती थी। सबसे बड़ी बहन उससे करीब 14-15 वर्ष बड़ी थी, जो शादीशुदा थी, जिसके पति धनबाद के कार्यालय में कार्य करते थे। पुरुषत्व के अहम से पूर्ण सख्त किस्म के व्यक्ति थे। ममता ये बात सोचकर ही चकरा जाती है कि पुत्र रत्न की अभिलाषा में उनकी पत्नी एक के बाद एक 4 कन्याओं की मां बन चुकी थी। चौथी बार कन्या के आगमन पर उसने बिस्तर पकड़ लिया। अक्सर छोटी बहन को बच्चों की देख रेख के लिए माता पिता बड़ी बहन के घर भेज देते थे, जो प्रथा अनुचित थी। उसने ममता को बताया था कि वो बड़ी बहन और उसके छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए ही आई थी। 5वीं बार पुनः जब उसकी बहन माँ बनने वाली थी, तभी वो कमसिन सी मात्र 16 बसंत पार करने वाली छोटी बहन भी माँ बनने की राह पर चल पड़ी थी। पुत्र की आशा और लालच के वश होकर उसकी बड़ी बहन ने अपने सिंदूर का भी बंटवारा कर डाला। ममता के तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुनकर, क्योंकि ये बात साधारण नहीं थी। उसे आश्वस्त करने के सिवा वो कुछ कर भी क्या सकती थी? एक एक शब्द से, बहते आंसू से उसके जख्म रिस रहे थे। ममता खामोश रही, पर उसका दिल दिमाग जैसे जल रहा था। ममता स्वयं अविवाहित थी उस समय, अतः चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। नियति का खेल परमात्मा ही जाने। 5वीं बार में चारों बहनों के बीच एक भाई धरती पर आ गया था। घर में खुशी छा गई थी, पर छोटी बहन की गोद में कन्या आई। फिर मति का बदल जाना कोई अजूबा नहीं था। बड़ी बहन के व्यवहार में परिवर्तन पुत्र प्राप्ति के बाद स्पष्ट दिखने लगा। अपने पति को ढील देने वाली बड़ी बहन अब पति पर काबू रखने लगी तथा छोटी बहन पर नित्य तरह तरह के नियंत्रण और यातनाएं। इस दलदल से निकलना चाह कर भी वो लाचार थी। अभिभावकों से डर रही थी। उस बेकसूर को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं मिला था और न दिया जा रहा था। एक बार ममता ने उसे उस माहौल से निकालने की बात सोची, पर रुक गई। वो स्वयं भी उस वक्त अविवाहित थी। शादी की बातचीत चल रही थी। ऐसे में उस पर और उसके परिवार पर भी मुश्किलें आ सकती थीं। ऐसा सोचकर वो उस समय चुप रही। कानून व्यवस्था भी उन दिनों स्त्रियों के पक्ष में इतनी पक्की नहीं थी जितनी आज है। कमज़ोर कानून व्यवस्था भी एक कारण था कि ममता आगे बढ़कर उस असहाय का साथ नहीं दे पा रही थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान भी कर रही थी। गर्मी के दिन थे, आंगन में सब सो रहे थे। सूर्योदय होने वाला था कि पिछले दरवाजे की सांकल हौले से बजी। दरवाज़ा ममता ने ही खोला था। अपनी बच्ची को लेकर एक असहाय माँ खड़ी थी। वो कुछ आशा लिए बोली, दीदी मुझे 500 रुपये चाहिए। उसने बताया वो अपने माँ पापा के पास जाना चाहती है। अम्मा से ममता की हुज्जत हुई, पर उसको अपने घर से निराश होकर जाने नहीं दिया। मैं किसी के काम आ जाऊं, ये सौभाग्य है मेरा।
ऐसा सोचते हुए ममता ने उसके हाथ में 500 रुपये रख दिए। 2 महीने पश्चात ममता भी 7 फेरे लेकर वहाँ से दूर दूसरे शहर में जा बसी। पूरे 12 महीने बाद वो एक दिन अचानक अपने पति के साथ मिलने आई। अब ममता की गोद में भी 5 दिन का बेटा था, जिसे देखकर वो विह्वल हो उठी थी। ममता अचानक उसे देखकर अचंभित हो उठी। उसकी मासूम सी जिंदगी सही, स्थायी, पूर्णतः सुरक्षित थी, इस बात से राहत सा अनुभव हुआ। मेरे बेटे को दिल से उसने असंख्य एवं अशेष दुआएं दी। दीदी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, बार बार कहती रही वो। उसकी बेटी 1 वर्ष 8 महीने की हो चुकी थी। मन आकुल हुआ, शंकित हुई। एक बार न रोक पाई स्वयं को तो पूछ ही लिया था, क्या इसे भी नई जिंदगी, नया घर और पूर्णतः सुरक्षा मिल पाई? उसकी स्वीकृति पाकर एक बार और आंतरिक सुख का अनुभव हुआ। वो चली गई, पर मैं न भूली उसका विभोर खिला मुखड़ा। मन ही मन सोचा, अगर 500 रुपये न दिए होते, मदद न की होती, तो उसे जीवन का नया मोड़ कैसे मिल पाता। ममता कुछ गंभीर हो गई। एक लंबी सांस छोड़ी, टोपी के ऊन को लपेटती हुई उठ खड़ी हुई। कमरे के अंदर जाकर भी कुछ चिंतन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरे 500 रुपये तो मात्र जरिया था। यदि उसने साहस नहीं बटोरा होता तो मेरे ये 500 रुपये किस काम के थे। ममता इस बात से पूर्ण संतुष्ट थी कि वो भी किसी के काम आई, परंतु इसके लिए कितनी मिन्नतें, कितनी दलीलें देनी पड़ी थी ममता को। पूरी बातें याद कर ममता को उन समस्त नारी वर्ग की सामाजिक स्थिति याद आ गई। वो कभी भी किसी की मदद में पीछे रहना नहीं चाहती थी, पर इस सामाजिक कार्य करने में परिवार की अनुमति नहीं थी। एक जिम्मेदार समाज प्रधान अभिभावक के नाते उनका सोचना और डर दोनों सही था कि इस परोपकार का कोई बुरा असर कहीं उसके भविष्य पर न पड़े। परंतु धीमी गति से कुरीतियों के बंधन से मुक्त होते नवयुग की ममता और उसकी सोच उसके विचारों से पृथक थी। ममता को याद आया कि जब उसने अपने माता पिता से कहा, जो खुद की मदद करने का इच्छुक हो उसके लिए हर प्रकार सहायक बन जाना ही मानवता है। साहस, निर्णय लेने की क्षमता यदि किसी में ना हो तो वो मंजिल नहीं पा सकता। अपना भविष्य अपने तरीके से संवारने का संकल्प लेकर ही अवसर देखकर वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, अतः सहायता करना उचित था। वो सकुशल अपने घर पहुंच जाए, यही कामना थी। ये सत्य है कि इरादे यदि बुलंद हों तो समस्त नारी वर्ग समाज की यातनाओं का मुकाबला निडर होकर करने में पूर्ण समर्थ हो सकती है। कभी भी वे अशक्त नहीं हैं। निर्बलता का एहसास दिलाया गया उन्हें बारंबार। नाजुक, अबला, स्नेह की प्रतिमा आदि संज्ञाओं से सजाते हुए उन्हें मानसिक रूप से भ्रमित कर दिया गया था। युग युग से आधुनिक नारी अब किसी प्रकार अन्याय सहने को तैयार नहीं, क्योंकि ये भ्रम अब हट चुका है। इसके बावजूद आज के आधुनिक समाज में अनेक बेबस अबलाएं हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता एवं लापरवाही के हत्थे चढ़ जाती हैं। आज भी हमारे समाज में पूर्णतः सुधार नहीं हुआ। इन्हीं विचारों में खोई ममता अचानक पति को सामने देखकर बोल पड़ी, आपका आना पता ही न चला। और पति भी हंसकर पूछ बैठे, किसी गहन सोच में थी क्या? अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक छोटी लेकिन सुंदर सी कहानी, नया मोड़। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।